मैंने फर्स्ट टेस्ट में आपके किसका टेस्ट लिया था, आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मोल कंसेप्ट वाला लिया था। यस सर। और उसके बाद हमारा एटॉमिक हो गया, पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग, है ना। यस सर। यही हुए ना तीनों। तो ये टेस्ट का जो टॉपिक होगा, जो भी अब टेस्ट होगा उसमें यहाँ तक दूंगा मैं आपको, जो आज तक हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग तक करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसी में। डीपीपी निकाल लो अपना। तो शुरू से आएगा क्या? है। सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग? हाँ बोलो बेटा, क्या पूछ रहे हो? नहीं इस नहीं, वाले टेस्ट केमिकल में बॉन्डिंग सर। नहीं। हाँ, इस वाले टेस्ट में आपका जो आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। यस सर। एटॉमिक एटॉमिक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर से। तो सर लास्ट वाले में भी था ना। हाँ उस वाले में था, लेकिन उस टाइम हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था ना, कुछ हाँ वो रह हाफ गया था था। सर। हाफ था, तो इसलिए अब जो एटॉमिक स्ट्रक्चर भी रहेगा, पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग तो कंबाइंड है ही एक दूसरे से रिलेटेड, तो ये भी रहेगा, क्योंकि ये थियोरेटिकल हो जाएगा, वो आपका थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। ठीक है, आपका ओके आई सर। थिंक आपका वेडनेसडे को होगा टेस्ट, तो आज तक जो करेंगे वही आएगा उसमें। हाँ बेटा, तो अब इसके लिए स्टार्ट हो जाओ अपना। डीपीपी ये मेरे पास है, ये आप स्क्रीन पे देख लो। ये फर्स्ट से लेकर के आपका ये सिक्स तक किसी का प्रॉब्लम, फर्स्ट टू सिक्स। फर्स्ट टू सिक्स तक बेटा किसी में किसी को डाउट? सर एक मिनट डीपीपी खोल। हाँ निकाल लो बेटा, निकालो। पीरियोडिक टेबल वाला है पहले, फर्स्ट से लेके सिक्स तक किसी का प्रॉब्लम। नहीं सर 6 तक नहीं है। किसी भी बच्चे का नहीं है, आगे चलो। फिर आ जाओ बेटा आप। ये आ जाओ नेक्स्ट, आपका जो है 7 से लेकर के 13 तक किसी का प्रॉब्लम, 7 to 13। अप टू 13। सर 7। क्वेश्चन नंबर 10। 7 and 10। देखो 7 आपका है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस पूछ रहा है आपसे। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस पूछ रहा है, तो इसमें देखो आपका पहले तो सिमिलरली आपको सिंपली एटम दे रखे हैं, बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन, ये वाले एटम दे रखे हैं। तो इनको अगर आप पीरियोडिक टेबल के हिसाब से रखोगे, तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से रखोगे तो ये बेरिलियम, बोरोन और इधर आपका नाइट्रोजन आ जाएगा। तो इधर से जब आप इधर जाओगे, तो इधर से इधर जाओगे तो साइज जो होते हैं कम होने लगते हैं, है ना। तो अब देखो ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन है, फ्लोराइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड। तो ये मैंने बोला था एग्जाम में आता भी ऐसा ही प्रॉब्लम है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। देखो आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सब में इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा उतना छोटा होता जाएगा, और जितना नेगेटिव चार्ज होता जाएगा उतना जो है साइज बड़ा होता जाएगा। तो फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो दिख रहा है हमें सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो पहले आप चेक कर लोगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10। तो जितना नेगेटिव चार्ज आता जाएगा उतना साइज बड़ा होता जाएगा। तो सिंपल है, जैसे हमने किया था, नोट्स में भी किया था, और ऐसा प्रॉब्लम आता भी है एग्जाम में। और अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा तो साइज छोटा होता जाएगा। जैसे ये देखो डी वाले में +3, फिर +2, फिर +4। जितना +4 पॉजिटिव चार्ज हो गया तो साइज बड़ा नहीं होगा, फिर छोटा होगा साइज हमारे पास। नेक्स्ट इसके बाद आपका नंबर था 10 था बेटा, 10th वाला पूछा था आपने।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखो करेक्ट स्टेटमेंट देना है आपको 10 वाले में। तो पहला है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज इन ए पीरियड। पीरियड मतलब क्या होता है, वो तो लेफ्ट टू राइट होता है। तो इधर से इधर जाओगे तो इधर देखो ऑक्साइड वगैरह नाइट्राइड बनते हैं, ये तो नेगेटिव आयन बनते हैं इस तरफ। इधर जो है लिथियम सोडियम बनते हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर तो डाउन होगा, इस तरफ जाओगे आप। लेफ्ट टू इफ यू मूव लेफ्ट टू राइट देन देयर इज ए डिक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो फर्स्ट तो हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड वाले पे आ जाओ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ एलिमेंट डिक्रीज इन ए पीरियड, ये करेक्ट हो गया बिकॉज ये पीरियोडिक। करेक्ट है सर। हाँ, पीरियोडिक टेबल में राइट साइड जाओगे तो एनायन ज्यादा बनते हैं और लेफ्ट साइड वाले कैटायन। तो इधर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, नेगेटिव कम होगा। क्लियर। नेक्स्ट बेटा sir. किसी का सर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर वाला क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट गिव द करेक्ट पिक्चर ऑफ ट्रेंड। देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, बिकॉज फ्लोरीन की 4 होती है, फिर क्लोरीन की आ जाती है 3, फिर ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की होती है 2.5। वैसे भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये जो हम पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे बेस्ट होता है फ्लोरीन का। तो ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर होगा वही आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा, याद रख लेना। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वही ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो फ्लोरीन सबसे बेस्ट, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। फिर आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमने पढ़ा था कि फ्लोरीन क्लोरीन से कम हो जाता है। ये गलत हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी गलत क्यों? ये ऑप्शन सही है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग पूछा है। हाँ, तो हमें क्या पूछा है, नॉट गिव द करेक्ट पिक्चर। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला रॉन्ग हो गया बेटा। अब आ जाओ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इसमें देखो बॉन्ड एनर्जी भी मैंने बताया था, बॉन्ड एनर्जी 2 प्लेस पीछे आता है रिपल्सन होके, ब्रोमीन यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होता है क्लोरीन का, फिर आता है ब्रोमीन का, फिर आएगा आपका फ्लोरीन का, एंड देन आएगा आपका आयोडीन। और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी देखें तो सबसे पहले क्लोरीन, फिर आपका आएगा फ्लोरीन, या फ्लोरीन सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे। ये एक्सेप्शन दोनों ऑप्शन करेक्ट है ना सर? हाँ बेटा, बिल्कुल दोनों ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। ये दोनों ऑप्शन जो आएंगे आपके करेक्ट आएंगे। हाँ बेटा। सर 15 देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द 16 Yes, sir. हाँ अभी आ रहा हूँ बेटा, उस पे आ रहा हूँ, फिर नंबर वाइज चलते ना। 13 तक तो नहीं है किसी का और? नो 13 सर। तक। चलो नेक्स्ट चलो बेटा। और नेक्स्ट आ जाओ आप 16 से लेके जो आपके अब टोटल बाकी जो बच्चे हैं 19 तक किसी का प्रॉब्लम है, जिसमें एक स्टूडेंट अभी कह रहा था 16 वाला। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट द पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट मतलब आपकी पीरियोडिसिटी मतलब किस किस चीज को पीरियोडिसिटी में पढ़ते हो। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हैं हम डायरेक्ट फॉर्म में, तो 4 पढ़ते हैं हम, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आईपी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और साइज। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ही रिलेटेड होता है बॉन्डिंग बिहेवियर से, बिकॉज जैसे हमने पढ़ा था कि अगर 2 इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, 2 एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, तो बता सकते हो आप कि वो बॉन्ड जो बनेगा वो मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अगर एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, देन हम किसकी बात बता सकते हैं, इसका मतलब बॉन्ड जो बनेगा आपका कोवलेंट आयनिक बॉन्ड बनेगा। इफ one element is electropositive, second is the electronegative, then it means it form the ionic bond, and if both are electronegative then it form the covalent bond. it means periodicity आप इसमें भी बता सकते हो, जो मेटल होंगे वो मेटल के साथ मेटेलिक बॉन्डिंग और इधर वाले नॉन मेटल के साथ आयनिक बॉन्डिंग बनाएंगे, और नॉन मेटल वालों के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग बनाएंगे। तो बॉन्डिंग बिहेवियर भी आप बता सकते हो। बट ये जो चीज है न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, ये तो नहीं पता होता, ये तो कैलकुलेट करना होता है आपको, हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग आएगा। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो में कोई पीरियोडिटी नहीं है, जो आपकी पीरियोडिसिटी नहीं है। प्रोटॉन में बोल सकते हो आप, सिर्फ प्रोटॉन होते तो बोल सकते, बिकॉज एटॉमिक नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ओनली प्रोटॉन होता देन आंसर हो जाता, बट न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो नहीं होगा आंसर। क्लियर? यस सर क्लियर।
नेक्स्ट बेटा आ जाओ Yes, 90 ठीक। 20 तक बेटा, किसी का और अप टू 20। सर 18। 18 नंबर प्रॉब्लम है आपका, विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन ओनली मेटल। सिर्फ मेटल किस में है देखो आपकी, तो जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, फर्स्ट और सेकंड में, उसमें भी फर्स्ट में हाइड्रोजन फिर भी आ जाता है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि मेटल भी होता है नॉन मेटल भी होता है। लेकिन सेकंड ग्रुप में तो बेरिलियम से लेकर के कैल्शियम तक सारे मेटल ही हैं बेटा, सारे के सारे मेटल हैं। इधर चलते जाओगे तो मेटल कम होते जाएंगे, फिर आपके नॉन मेटल, बीच वाली भी सारी मेटल है ट्रांजिशन वाली। तो देखो सेकंड ए हो गया, ये वाला हो गया बेरिलियम मैग्नीशियम एल्किलाइन अर्थ मेटल। फिर आपका आ गया देखो फर्स्ट ए में एक एक्सेप्शन मिल गया आपको, हाइड्रोजन वाला। फर्स्ट बी के अंदर मेटल नॉन मेटल दोनों होंगे। अब मैं एक चीज यहाँ मेंशन कर देता हूँ, एक्चुअली हमारी जो पीरियोडिक टेबल जो है उसमें जो नंबरिंग दिया हुआ है वो एक्चुअल नंबरिंग ऐसे होता है बेटा, फर्स्ट ए, सेकंड ए, फिर यहाँ से जो है आपका इधर क्या दे रखा है, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए दे रखा है। और यहाँ देखो उन्होंने फिर आपको जो स्टार्ट किया हुआ है थर्ड बी, फर्स्ट बी सेकंड बी, इससे स्टार्ट किया हुआ है आपका। तो फर्स्ट ए सेकंड ए, अगर यहाँ देखें पुरानी के अकॉर्डिंग तो थर्ड ए से लेके सेवंथ ए और जीरो, और फिर यहां से स्टार्ट किया था थर्ड बी, और लास्ट में यहां किया था फर्स्ट बी एंड सेकंड बी। तो आपके देखो एक दे रहा है फर्स्ट बी, ये पुरानी उसने यूज की हुई है। तो पुरानी के अंदर भी देखो इसमें क्या है, कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड, तो ये दिया हुआ है। तो अब ये क्या है, ये फर्स्ट ए और सेकंड ए जो है ये पुरानी वाली जो हमारी है उसके अकॉर्डिंग पुराने क्वेश्चन हैं। लेकिन आजकल आप देखोगे जो एनसीईआरटी लिखा हुआ है तो उसने सीधा ऐसे कर दिया, देखो नंबरिंग जो लिखा है ना, इधर वालों को बी कर दिया है, ऐसे जो लिखे हुए हैं वो बी लिखे हुए हैं आपके इस तरफ, और इधर वाले जो लिखे हुए हैं फर्स्ट ए सेकंड ए ऐसे लिखा हुआ है। तो बी जो उसने लिया है तो कहाँ से लिया है उसने, उसमें देखोगे आप तो बी यहाँ से आ गया, जो आपका फर्स्ट बी है यहाँ से। तो फर्स्ट बी में जो दिया हुआ है तो उसमें बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम दे दिए। तो उसमें क्या है, बोरोन जो है नॉन मेटल है, नीचे वाले मेटेलिक है। तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जिसमें एक्सेप्शन नहीं आएगा वो सेकंड एक क्लियर कट है, उसमें बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांशियम बेरियम ऑल आर बिलोंग टू द मेटल। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट बेटा 20 तक तो नहीं है किसी का, और किसी का 20 तक? नो सर। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट वाली डीपीपी में, एक डीपीपी और दिया था मैंने आपको, वैसे तो 3 होंगे लेकिन आज अभी दो ही डिस्कस करेंगे हम। तो इसमें देखो 1 से लेकर के जो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड दिया था जो फर्स्ट डीपीपी, 1 से लेकर के बेटा 7 तक देख लो किसी का प्रॉब्लम, 1 to 7। सर क्वेश्चन नंबर 5 में ही रॉन्ग आंसर है क्या? क्वेश्चन, हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 5 Question शायद check करो। गलत है। हाँ मैं देख लेता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है हमें, वो ये कह रहा है द पेयर ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर मैग्नेटिक बिहेवियर आर नोटेड बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। O2 नेगेटिव, देखो इसमें मैंने आपको एक ट्रिक सिखाया था, O2 पॉजिटिव, Yes, O2 sir. पॉजिटिव, O2 नेगेटिव और O2 नेगेटिव। क्या था इसके अंदर, DP3D. पी, हाँ DP3D ये था ना, D. पहला डायमैग्नेटिक, फिर तीनों पैरामैग्नेटिक और फिर डायमैग्नेटिक, और बॉन्ड ऑर्डर वैसे निकल ही जाएगा। तो हमें तो पैरा और डाया पूछा है। देखो पहला देखो O2 नेगेटिव और O2 नेगेटिव, तो ये रहा O2 नेगेटिव, ये भी पैरामैग्नेटिव, और O2 नेगेटिव डायमैग्नेटिक, तो ये गलत हो गया, बोथ डायमैग्नेटिक। फिर देखो O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव डायमैग्नेटिक है, और O2 पॉजिटिव ये पैरामैग्नेटिक है, तो बोथ पैरामैग्नेटिक, ये भी गलत हो गया। O2 पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक, और O2 नेगेटिव ये भी गलत हो गया, ये सही नहीं है इसका मतलब आंसर। O2 और O2 नेगेटिव, तो O2 तो है पैरामैग्नेटिक, लेकिन O2 नेगेटिव जो ये था ये डायमैग्नेटिक है, तो आंसर करेक्ट आंसर नहीं है इसमें कोई। तो सब में एक एक गलत है, जैसे O2 नेगेटिव में ये पैरा हो गया, ये डाया हो गया, और O2 नेगेटिव में पहले वाला डाया हो गया, दूसरे वाला पैरा हो गया O2 पॉजिटिव में।
नहीं, O2 पॉजिटिव भी डाया हो गया, दोनों डाया हो गए। तीसरे में O2 पॉजिटिव डाया हो गया, मैंने गलत लिख दिया कि इधर O2 पॉजिटिव है, ये O2 पॉजिटिव है, तो ये पैरा हो गया। तो O2 पॉजिटिव पैरा हो गया, O2 नेगेटिव डाया हो गया। तो O2 पैरा हो गया, O2 नेगेटिव ये डाया हो गया। तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है। क्लियर? यस सर। यस सर। नेक्स्ट बेटा 7 तक किसी का और प्रॉब्लम? अप टू 7? 7 तक नहीं है तो आगे आ जाओ। इसमें आ जाओ बेटा आप 8 से लेके 13 तक किसी का प्रॉब्लम? 8 to 13। सर क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर प्रॉब्लम, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पोलैरिटी। इसमें हमको क्या बताना है? पोलैरिटी सबसे कम किसके अंदर है? डिक्रीजिंग पोलैरिटी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक कर लो बेटा। देखो, एक में है HF बॉन्ड होगा, एक में होगा HO बॉन्ड आएगा, एक में आएगा SO बॉन्ड आएगा, और एक में आएगा NH बॉन्ड आएगा। अगर डेटा याद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो बेस्ट है। जैसे हाइड्रोजन का 2.1 होता है और फ्लोरीन का 4 होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया आपका 1.9। ऑक्सीजन में देखो, हाइड्रोजन का 2.1, ऑक्सीजन सेकंड नंबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, तो इसमें निकाल दो तो कितना आ गया है? 1.4। और सल्फर जो मैंने बताया था, सर्किल सब इंस्पेक्टर, तो 2.5 था इन सब का सल्फर का, ऑक्सीजन का 3.5 है, तो 1 आ जाएगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में देखो, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन में कितना है आपका 3 और हाइड्रोजन का 2.1, तो डिफरेंस कितना आ गया? 0.9 का हो गया। तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा आएगा वो सबसे पोलर हो जाएगा। तो HF सबसे पोलर, फिर H2O, फिर SO2, फिर अमोनिया। ऐसे निकालेंगे हम। पोलैरिटी चेक करना है प्लस माइनस, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस चेक कर सकते हो। यू नीड टू चेक द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। अप टू 13 बेटा किसी का और? सर 13 वाले में पूछना है मेरे को एक चीज। हाँ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ। CH4 का डायपोल मोमेंट सबसे कम होता है। तो CH4 का तो जीरो ही होगा ना बेटा, क्योंकि सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं और सारे एटम हाइड्रोजन है, सेम एटम है। तो ये तो मैंने डायरेक्ट ही आपको सिखा दिया था कि जब सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं हो और सारे साइड एटम सिमिलर हो तो डायपोल मोमेंट जीरो होगा। ऐसे केसेस में तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो ये तो हमेशा ही तो नॉन इस केस पोलर। में फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा फिर। ऑप्शन देखता हूं मैं। तो H इसमें CH4 का तो सबसे कम, और NF3 का मैंने करवाया था कि इसमें ये कैंसिल Yes, आउट sir. करके अप्रोक्स जीरो होता है। हाँ जी सर। जीरो तो नहीं, अप्रोक्स जीरो। तो इसका मतलब CH4 का सबसे कम, फिर NF3 का, और NH3 और H2O में वाटर का सबसे ज्यादा होगा। NH3 और वाटर देखो, OH में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा आ रहा है ना, 1.4। Yes, sir. तो ये वैसे भी याद कर लेना, अमोनिया से ज्यादा पोलर है वाटर, इसीलिए तो वाटर को पोलर सोलवेंट बोलते हैं हम। इसमें बहुत सारी चीजें डिजोल्व करते हैं हम। तो अमोनिया में डिजोल्व करने की बजाय आयनिक कंपाउंड वाटर में ज्यादा डिजोल्व होते हैं। अदरवाइज हम अमोनिया लेते हैं सॉल्वेंट, इसलिए हम ज्यादातर वाटर ही लेते हैं। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट आ जाओ फिर आपका 15। हाँ 15 तक ही है ना, इसमें 14 हो गए थे ना। तो नेक्स्ट इनमें कोई प्रॉब्लम हो 15 तक? अप टू 15 तक बेटा कोई प्रॉब्लम? नो? No, sir. No, sir. रिमूव कर दूं बेटा सारा ये? Yes, sir. तो देखो, मैंने जैसे आपको एज आई टोल्ड यू कि जो अप टू टुडेज लेक्चर, ये सारा आपका सिलेबस होगा टेस्ट का, और दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। मतलब इसमें 2-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो उसमें क्या है, जहां जहां प्रॉब्लम आती है, कल भी मैंने वहां डिस्कस किया था। इन लास्ट क्लास वी वर ऑन द आयनिक बॉन्डिंग एंड स्पेशली टॉट अबाउट द फेजेंस रूल, एंड स्पेशली जहां पर ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं, जैसे मैंने आपको कुछ चीज़ें याद करवाने के लिए कुछ फ्रेमवर्क बताया था कि भाई जैसे सोलिबिलिटी में बहुत प्रॉब्लम आता है तो कैसे याद करना है,
और थर्मल स्टेबिलिटी कैसे चेक करनी है, स्टेबिलिटी को सोलिबिलिटी से अटैच नहीं करना है, ऐसे कई प्रॉब्लम। इवन ये हमारे जो एसपी ब्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां वाले क्वेश्चन भी हमारे यही केमिकल बॉन्डिंग में क्लियर होते चले जाएंगे। एंड सिमिलरली टुडे आई विल टीच यू अबाउट द सम अनदर थिंग्स जिसमें हम काफी फेस करते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, बॉन्ड एंगल, कई बार अनएक्सपेक्टेड टाइप से बॉन्ड एंगल आगे बेंट वगैरह रूल वगैरह यूज हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें, ओवरलैपिंग कब बेस्ट होगी, कब मतलब कम होगी, ऐसी जो कंफ्यूज करती हैं चीजें, उन चीजों के बारे में टुडे आई विल डिस्कस विद यू। तो हम स्टार्ट करेंगे। लेट वी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट आता है बेटा एक मेल्टिंग पॉइंट। इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है कि मेल्टिंग पॉइंट कैसे चेक करें हम। मेल्टिंग पॉइंट, जब भी कंपाउंड के आपको मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड करने हो, ये फिर चाहे एस ब्लॉक पी ब्लॉक कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, तो हम केमिकल बॉन्डिंग में ही कर रहे हैं इसको। तो मेल्टिंग पॉइंट इन जनरल जो हम चेक करते हैं वो दो कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास। इन जनरल दो कॉन्सेप्ट से मेल्टिंग पॉइंट चेक किया जाता है। दो कॉन्सेप्ट लगाना आप। इन जनरल जो चेक करते हैं तो वो हम करते हैं लेटिस एनर्जी से, जो कल बात की थी हमने। जितना हमारे पास लेटिस एनर्जी ज्यादा होगा, लेटिस एनर्जी ज्यादा होगा, जितना लेटिस एनर्जी ज्यादा होगा उतना हमारे पास उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, तो उसको मेल्ट करने में ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। तो जनरली जो हम बेटा डिसाइड करते हैं वो हम लेटिस एनर्जी से डिसाइड करते हैं। बट एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है किसी भी जो मैटर है, जो सब्सटेंस है, उसके पार्टिकल को हीट करके अलग अलग करना। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। इन जनरल तो ठीक है, लेटिस एनर्जी से देख लेते हैं। जैसे उसकी पैकिंग पे भी डिपेंड करता है कि बेस्ट पैकिंग जितनी होगी उतना उसको हम अलग अलग डिफिकल्ट टाइप से कर पाएंगे। तो इनमें एक्सेप्शंस मिलते हैं। तो इन एक्सेप्शन वगैरह ना करके हम क्या करते हैं, इसको दो टाइप में डिस्कस कर लेते हैं। एक केस बना लेते हैं हम इन जनरल, जिसको हम लेटिस एनर्जी से सोल्व करेंगे, और एक केस जो हमारे पास आता है इसमें, उसको हम क्या करेंगे, फेजेंस रूल से सोल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू फेजेंस रूल। तो दो कैटेगरी बना लेते हैं हम, उसमें सारे क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे। एटलीस्ट हम जो है 30-40 कैटेगरी हम एक साथ कर लेंगे अकॉर्डिंग टू फेजेंस रूल। फेजेंस रूल में हम क्या देखते हैं, आयनिक या कोवेलेंट कैरेक्टर देखते हैं। तो जितना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा आएगा, वी नीड टू चेक द आयनिक कैरेक्टर, एंड हायर द आयनिक कैरेक्टर मोर द मेल्टिंग पॉइंट। इसमें जो आएंगे, इसमें चेक जो करेंगे, इसके एग्जाम्पल आएंगे, इसके बाकी सारे आ जाएंगे जो इसके छोड़ दूंगा मैं। इसमें जो एग्जाम्पल करोगे वो आप करोगे हैलाइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट फ्लोराइड। जो हमारे पास एल्किलाइन अर्थ मेटल होते हैं उनके फ्लोराइडों को छोड़ के, चाहे क्लोराइड हो, चाहे ब्रोमाइड हो, चाहे आयोडाइड हो, उन सबको अगर उनका हमने मेल्टिंग पॉइंट चेक करना है तो हम किससे कर सकते हैं, वी कैन यूज द फेजेंस रूल। फेजेंस रूल जो कल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हम उसको बता सकते हैं। अगर ऐसा नहीं आता है तो हम फिर इनको छोड़ करके बाकी किसी में यूज करेंगे, लैटिस एनर्जी से करेंगे, बट विद सम एक्सेप्शंस भी रहेंगे, क्योंकि देयर आर मेनी फैक्टर जो डिपेंड करते हैं आपकी जो मेल्टिंग पॉइंट को। तो मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअली डिपेंड किस पर रहता है, डिपेंड्स अपॉन पैकिंग और सिमेट्री ऑफ मटेरियल। मटेरियल के अंदर कितने पार्टिकल पैक किस तरीके से होते हैं, उनकी सिमेट्रिकल कितना, जितना सिमेट्री होती उतनी होगी उतना पैकिंग बेस्ट होगा बेटा, और जितना पैकिंग बेस्ट होगा उतने मेल्टिंग पॉइंट हाई होंगे। फिर भी इन चीजों को हम याद करने के लिए दो फैक्टर यूज कर सकते हैं, एक लेटिस एनर्जी यूज कर सकते हैं, एक फेजेंस रूल मतलब आयनिक कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में हम लेटिस एनर्जी ही लगाते हैं, कुछ केसेस में हम आयनिक कैरेक्टर लगाते हैं। तो जितने एक्सेप्शन है सारे आपके एक साथ ही आ जाएंगे, जहां भी केमिस्ट्री में आप यूज करोगे। तो मैं 1 बाय 1 इसको सोल्व करता हूं मैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं लेटिस एनर्जी वाले पॉइंट से। केस फर्स्ट लेते हैं। लेटिस एनर्जी इंक्रीज होगा तो आपका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे। लेटिस एनर्जी कल हमने देखा था क्या होता है, लेटिस एनर्जी को यू से लिखते हैं, ये चार्ज पर डिपेंड करती है, कैटायन और एनायन के। जितना ज्यादा चार्ज का प्रोडक्ट होगा लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी,
और जितना उन दोनों कैटायन और एनायन के बीच डिस्टेंस कम होगा, ये सम कम होगा, उतना लेटिस एनर्जी ज्यादा होगा। तो लेटिस एनर्जी से मतलब मेल्टिंग पॉइंट हम डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, देखो कुछ कैटेगरी याद करते हैं। पहले एग्जांपल हम याद करते हैं, इफ different metal has same halogen। सपोज आपके पास सेम हेलोजन आ रहे हैं, आप इसमें सेम हेलोजन यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर आप 3 एग्जांपल याद कर सकते हैं। किस किस के? जब सेम हेलोजन आप यूज कर सकते हो, तो सेम हेलोजन हम देखो हम किस में यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप एक सोडियम वाले, इस सेकंड पीरियड में एक सोडियम वाले ले सकते हो, एक आप एल्यूमिनियम वाले यूज कर सकते हो, एक आप कैल्शियम वाले यूज कर सकते हो। इन 3 के अंदर जब भी आपको हेलोजन यूज करना है, सेम हेलोजन यूज करना है, तो आप इसमें सेम हेलोजन लेकर के स्टडी कर सकते हो। सेम हेलोजन लेके कैसे स्टडी कर सकते हैं, देखो नहीं, इसमें मैंने सेम नहीं, पहले डिफरेंट ले लेते हैं ना, क्योंकि ये सेम ले रहे हैं तो ये डिफरेंट लेते हैं। डिफरेंट हेलोजन, तो डिफरेंट हेलोजन जैसे सोडियम वाला केस ले रहा हूँ, सोडियम के डिफरेंट हेलोजन के साथ केस ले रहा हूँ मैं। तो सोडियम के साथ डिफरेंट हेलोजन क्या आ जाएगा, जैसे NaF, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, ये आ गया। तो इसमें क्या है, एल्कली मेटल के डिफरेंट हेलोजन है, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। ऐसे ही आप एल्यूमिनियम या कैल्शियम के दे सकते हो। कैल्शियम में देखो कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड। तो 3 कैटेगरी याद हो जाएंगी, 3 एग्जांपल्स याद हो जाएंगी। एक आप एल्यूमिनियम का यूज कर सकते हो, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड एंड एल्यूमिनियम आयोडाइड। यू कैन सी हेयर इन 3 एग्जांपल। अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे किसी भी एग्जांपल में, कैटायन सेम है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में, तो इन सब का टोटल सम जो होगा, रेडियस इंक्रीज हो रहा होगा, रेडियस इंक्रीज हो रहा होगा, ये चीज इंक्रीज होगी, तो लेटिस एनर्जी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। लेटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो रहे होंगे। तो इनमें किसी में भी 3 एग्जाम्पल में जब कभी भी आप ऊपर से नीचे जाओगे, ऊपर से नीचे जा रहे हो, तो जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो R प्लस और R नेगेटिव यानी कि कैटायन और एनायन की रेडियस का जो सम है वो इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि एनायन बड़ा होता जा रहा है, ये इंक्रीज होता जा रहा है, तो लेटिस एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। लेटिस एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होते जाएंगे। तो यहां पर आपने फेजेंस नहीं लगाना है, यहां आपने लेटिस एनर्जी से सोल्व करना है। तो कैसे याद रख सकते हो, ये मेटल हैं 3, सोडियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम की मेटल हैं, जिसमें अगर डिफरेंट हेलोजन लेते हैं, हैलाइड्स लेते हैं, डिफरेंट हेलोजन लेते हैं, तो डाउन द ग्रुप आपके मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं, बिकॉज लेटिस एनर्जी डिक्रीज होती है। फर्स्ट टाइप के एग्जांपल। नेक्स्ट केस क्या लेते हैं बेटा, नेक्स्ट केस इस टाइप का एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्या हो, आपके डिफरेंट हेलोजन हो, या डिफरेंट तो कर दिया ना ऊपर, सेम हेलोजन। इफ आपके पास सेम हेलोजन है, और सेम हेलोजन विद किसके साथ है हमारे पास, सपोज एल्कली मेटल, सेम हेलोजन विद एल्कली मेटल, एल्कली मेटल का किसी भी टाइप का हेलोजन आ जाए, तो देन व्हाट टू डू, देन वी मेक ए टेबल, तो जिससे हमारे क्या है, बहुत सारे केसेस सोल्व हो जाएं। अब टेबल क्या करते हैं, हम ऐसे बना देते हैं टेबल। टेबल बना लिया, यहां हम क्या करते हैं, डिफरेंट एल्कली मेटल ले लेते हैं। तो एल्कली मेटल क्या हो सकता है हमारे पास, लिथियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम हो सकता है। क्लियर?
एल्कली मेटल ये हो सकते हैं। हेलोजन क्या हो सकते हैं? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हो सकते हैं। अब क्या है कि मान लो हम 1 बाई 1 एल्कली मेटल के फ्लोराइड चेक करते हैं, क्लोराइड चेक करते हैं, ब्रोमाइड चेक करते हैं, आयोडाइड चेक करते हैं। देखो लिथियम का फ्लोराइड बनाओगे तो क्या बनेगा? LiF, फिर सेम हेलोजन लेते जाओ, NaF, KF, RbF और CSF, सेम फ्लोराइड आ गया। इसी टाइप से क्लोराइड बनाओगे तो सबके क्लोराइड बना दो, LiCl, इसको ध्यान रखना, सेम हेलोजन विद एल्कली मेटल, NaCl, KCl, rubidium chloride and cesium chloride. Similarly, you can take bromides of alkali metal, then lithium bromide, sodium bromide, potassium bromide, rubidium bromide and cesium bromide. इसी टाइप से आयोडाइड ले सकते हो, लिथियम आयोडाइड। देखो कितनी कैटेगरी याद होगी, 4 कैटेगरी और याद होगी, 4 एग्जांपल और याद हो जाएंगे। लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, रुबिडियम आयोडाइड, सीजियम आयोडाइड, कोई सा भी प्रॉब्लम आ जाए इनमें। तो जनरली हमने क्या करना है, लेटिस एनर्जी से सोल्व करना है। लेकिन यहां पर कुछ एक्सेप्शन है। लेटिस एनर्जी के हिसाब से देखोगे तो ऊपर से नीचे जाओगे तो आप क्लियर ही है कि जब ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज इंक्रीज होता जाएगा, तो लेटिस एनर्जी कम होती जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट कम होते जाएंगे। तो इनमें कभी भी किसी में ऊपर से नीचे चलोगे तो लेटिस एनर्जी कम होगी, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी कम होंगे। बट यहां क्या है, कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन याद कर लेने आपने। एक्सेप्शन क्या याद करने, जैसे अगर फ्लोराइड देख रहे हो एल्कली मेटल के, तो फ्लोराइड जो है वो आपका मिडल में आएगा, मतलब ये कैटेगरी आएगी। तो अब आप देख सकते हो, देखो ऐसे एक्सेप्शनल केस आते हैं और कोई तरीका ही नहीं है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का। तो अब क्या आ जाएगा आपका कि अगर मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट आ गया फ्लोराइड का, तो सबसे ज्यादा देखो आपके पास किसका आएगा, सोडियम फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर पोटेशियम फ्लोराइड का, फिर लिथियम फ्लोराइड, फिर रुबिडियम फ्लोराइड, फिर सीजियम फ्लोराइड। तो लिथियम फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट बीच में आ गया और सोडियम फ्लोराइड यहां पर मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आ गया। अब ऐसा ही अगर क्लोराइड का केस आ जाए तो क्लोराइड और ब्रोमाइड में ऐसा केस करना है, इनमें एक्सेप्शनल केस फर्स्ट मेंबर एक्सेप्शनल ही रहेगा। लिथियम क्लोराइड जो होगा बिल्कुल नीचे आ जाएगा लास्ट में, सिमिलरली लिथियम ब्रोमाइड में भी लास्ट में आ जाएगा। तो यहां पर ऐसे इंक्रीज होता जाएगा, बाकी तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज, ऊपर की साइड इंक्रीज। तो अगर आपके पास क्लोराइड आ जाए, इनके मेल्टिंग पॉइंट पूछ ले तो सबसे ज्यादा किसका हुआ, आपने तो बस एक पॉइंट याद कर लिया कि भाई ऊपर से नीचे लेटिस एनर्जी देखना है, लेकिन लिथियम क्लोराइड और लिथियम ब्रोमाइड अपनी कैटेगरी में डाउन चले जाएंगे। तो देखो सबसे ज्यादा किसका आ गया मेल्टिंग पॉइंट, NaCl, फिर पोटेशियम क्लोराइड, फिर रुबिडियम क्लोराइड, फिर सीजियम क्लोराइड। ऐसे ही आप देखोगे यहां सबसे ज्यादा सोडियम ब्रोमाइड, यहां पोटेशियम ब्रोमाइड, रुबिडियम ब्रोमाइड, सीजियम ब्रोमाइड, फिर लिथियम ब्रोमाइड। एंड इफ आयोडाइड की बात करें तो आयोडाइड में 2 एक्सेप्शन है। एक तो NaI तो है ही इसी तरह, जैसे ये फर्स्ट मेंबर है तो ये अपना डाउन चला जाएगा, सबसे ये डाउन चला जाएगा। और इसमें दूसरा एक्सेप्शन NaI भी है, NaI यहां आ जाएगा, अपने से एक पीछे आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपके मेल्टिंग पॉइंट क्या आएंगे, देखो पोटेशियम आयोडाइड सबसे ज्यादा आएगा, मैक्सिमम आ रहा है पोटेशियम आयोडाइड, फिर सोडियम आयोडाइड ऊपर वाला, फिर रुबिडियम आयोडाइड, सीडियम आयोडाइड और लिथियम आयोडाइड। तो आप कैसे याद रखोगे इसको, इफ सेम हेलोजन है और डिफरेंट एल्कली मेटल है, तो सेम हेलोजन डिफरेंट एल्कली मेटल में फ्लोराइड है तो फर्स्ट मेंबर एक्सेप्शन शो करेगा और मिडल में आ जाएगा, बाकी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, होना ही है, लेटिस एनर्जी कम हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। क्लोराइड में फर्स्ट मेंबर डाउन जाएगा लेकिन बिल्कुल नीचे चला जाएगा, ब्रोमाइड में बिल्कुल नीचे चला जाएगा, आयोडाइड में बिल्कुल नीचे चला जाएगा, और एक एक्सेप्शन और होगा, वो होगा NI का। मतलब आपको एक्सेप्शन से कोई लेना देना नहीं, आप इस तरीके से ट्रेंड याद रखेंगे, क्योंकि एक्सेप्शन इस तरीके के केस आएंगे तो हमें आंसर पता होने चाहिए। अब क्या है कि इससे मिलते जुलते और देखते हैं हम, तो यहां देखो तो एक आधा क्वेश्चन और हो जाएगा हमारा, देखो नोट, मैं नोट में दे देता हूं। ये सिर्फ क्या है बेटा, अदरवाइज आपको डेटा याद होंगे तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा अगर ऐसे ट्रिक याद नहीं रखोगे तो। आप जैसा फ्लोराइड का देख रहे हो ना, जैसा आप फ्लोराइड का देख रहे हो, सेम ऐसा ही
ऑक्साइड ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल का ऑर्डर होता है इन जैसा, फर्स्ट फ्लोराइड वालों। सिमिलर ट्रेंड इज ऑब्जर्व फॉर ऑक्साइड ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल। ऑक्साइड ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उसमें सेम ट्रेंड यही है। तो क्या ट्रेंड आएगा उसमें देखें हम, तो एक एग्जांपल और याद हो जाएगा आपको। तो देखो एल्केलाइन अर्थ मेटल का तो क्या आएगा, सबसे पहला मेंबर होगा बेरिलियम ऑक्साइड, दूसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड, बहुत बार आता है प्रॉब्लम बेटा ये। जो टोलरेट करती हैं ब्रिक, जो फर्नेंस बनाई जाती हैं वो किस मटेरियल का बनाई जाती है, उस पर क्वेश्चन आता है। बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर आपका आएगा बेरिलियम कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रांशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड। इनके मेल्टिंग पॉइंट बताने हैं। तो अगर आपको इनके मेल्टिंग पॉइंट बताने हैं तो ये वाला जैसा मैंने बताया बिल्कुल ऐसा होगा, इस जैसा ट्रेंड, तो ऊपर से नीचे इंक्रीज होना है। बट बेरिलियम एक्सेप्शन शो करेगा, फर्स्ट मेंबर, और मिडल में आ जाएगा, मिडल में आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन की थीम को समझ सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन देखो सही करना कितना डिफिकल्ट टास्क होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, फिर कैल्शियम ऑक्साइड का, फिर बेरियम ऑक्साइड का, फिर स्ट्रांशियम ऑक्साइड का, और फिर बेरियम ऑक्साइड का आ गया। तो एक बार इस चीज को यहां तक आप एक बार ऑब्जर्व कर लें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई क्या क्या कैसे हमें याद करना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की फर्नेस बनाते हो ना, फर्नेस के अंदर ईंटें लगाते हैं, मेटलर्जी में पढ़ते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देखो सबसे ज्यादा, फिर कैल्शियम ऑक्साइड, फिर आपका बेरियम ऑक्साइड आ गया, फिर स्ट्रांशियम, फिर बेरियम ऑक्साइड आ गया। तो लेटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही। तो आपके पास 5 एग्जाम्पल ये हो गए, 3 एग्जाम्पल ऊपर याद किए। फिर आ जाओ इसी कैटेगरी में आप, अच्छा यहां भी मैं एक दे दूं कि जैसा ये ट्रेंड देख रहे हो आप, यहां भी एक बात बता देता हूं, ये ट्रेंड देख रहे हो, ऐसा सिमिलर ट्रेंड is observed for fluoride of alkaline earth metal। ऐसा वाला ट्रेंड जो होगा वो सिमिलर ट्रेंड जो होगा वो एल्केलाइन अर्थ मेटल के लिए, आपका फ्लोराइड्स जो होंगे उनके अर्थ मेटल के लिए यूज होगा। तो एल्केलाइन अर्थ मेटल है तो इसको भी सोल्व कर लो। देखो तो क्या कर सकते हो, इसके लिए सोल्व करोगे तो आप सिमिलर ट्रेंड इज ऑब्जर्व फॉर फ्लोराइड ऑफ, फ्लोराइड बनाओगे तो देखो क्या बनेगा, फर्स्ट मेंबर बेरिलियम फ्लोराइड, सेकेंड नंबर बेरिलियम मैग्नीशियम फ्लोराइड, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम फ्लोराइड, स्ट्रांशियम फ्लोराइड एंड बेरियम फ्लोराइड। अब आप क्या है कि अब इसमें ट्रेंड देखना चाहते हो तो ये फ्लोराइड किसके हैं, एल्केनाइल अर्थ मेटल के, बिल्कुल इनके आयोडाइडों जैसे होंगे। तो आयोडाइड में क्या पढ़ा था, ऊपर से नीचे जाओगे, इन जर्नल तो लेटिस एनर्जी डाउन जाएगी। लेकिन एक तो फर्स्ट मेंबर एक्सेप्शन था बेटा आपका, फर्स्ट मेंबर यहां चला गया, और दूसरा कौन सा मेंबर बताया था, ये वाला मेंबर भी एक्सेप्शन था जो अपनी जगह छोड़ के नीचे गया था। तो सबसे ज्यादा क्या आ गया, देखो कितना अनएक्सपेक्टेड है। अगर ये मेल्टिंग पॉइंट आ जाता फ्लोराइड का तो आप देखो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है कैल्शियम फ्लोराइड का, उसके बाद आ रहा है मैग्नीशियम फ्लोराइड का। या आप डेटा याद करो जो कि डिफिकल्ट टास्क है, कैल्शियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, फिर स्ट्रांशियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड, और सबसे कम बेरिलियम फ्लोराइड। तो देखो मैं एक बार आपको याद कराने के हिसाब से मैं ये, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और क्वेश्चन आता है, एक आधा क्वेश्चन जिसमें गलत नहीं हो, सही हो जाए तो बहुत फायदा हो जाता है। तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट सिखा रहा हूं जिसमें 2 कैटेगरी सिखाई है। एक मैंने देखना सिखाया लेटिस एनर्जी से, और एक सिखाऊंगा फेजेंस रूल से। लेटिस एनर्जी से कौन से देखोगे, फेजेंस से कौन से देखोगे। देखो फेजेंस में मैंने क्या लिखा था,
फेजेंस में मैंने कहा था कि आयनिक कैरेक्टर से चेक करोगे मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। लेकिन ये अप्लाई किस पर होगा? हैलाइड ऑफ एल्किलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट फ्लोराइड। इसलिए अभी मैंने केस जो फ्लोराइड वाला लिया एल्किलाइन अर्थ मेटल का, वो मैंने इसमें नहीं लिया, फेजेंस से नहीं किया, मैंने इधर वालों से किया, लेटिस एनर्जी से। तो फ्लोराइड एल्किलाइन अर्थ मेटल का इधर से नहीं लेना। तो अब आ जाता है लेटिस एनर्जी से किस किस को सोल्व करोगे। तो पहला एग्जांपल क्या लिया देखो मैंने आपको, पहला मैंने बोला कि आपके पास सपोज डिफरेंट मेटल है, सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम की डिफरेंट मेटल और डिफरेंट हेलोजन। तो इन मेटल के साथ आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि मेटल मत करो डिफरेंट, मेटल हैज डिफरेंट हेलोजन। जैसे सोडियम के मेटल की डिफरेंट हेलोजन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। एल्यूमिनियम के डिफरेंट हेलोजन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। या कैल्शियम के फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो इस केस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, सीधा आप सोल्व कर सकते हो। इसका मतलब अलग अलग ग्रुप के हों तब भी हम सोल्व कर सकते हैं, सीधा सोल्व कर सकते हो कि लेटिस एनर्जी ऊपर से नीचे डिक्रीज होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। दूसरा इसमें एग्जांपल कैसे याद किया हमने, सेकंड एग्जांपल मैंने क्या याद कराया, देखो ये कैटेगरी डाल दी मैंने, आपको बोल दिया इफ सम हेलोजन विद एल्कली मेटल, इफ सेम हेलोजन। अब की बार हेलोजन सेम देखना है, बस आपको एल्कली मेटल देखना है। लेकिन तो उस केस में भी वही है, जनरली लेटिस एनर्जी डाउन होगा, मेल्टिंग पॉइंट डाउन होगा। आपने क्या कर दिया, ये एल्कली मेटल हो सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और इनके साथ इनके फ्लोराइड हो सकते हैं या क्लोराइड हो सकते हैं या ब्रोमाइड हो सकते हैं या आयोडाइड हो सकते हैं। तो फ्लोराइड बना लिए, जनरली डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, लेकिन फर्स्ट मेंबर एक्सेप्शन शो करेगा फ्लोराइड में, और वो चला जाएगा मिडल में, दो ऊपर दो नीचे, बीच वाले में आ जाएगा। सेम ऐसा ट्रेंड मैंने नीचे लिखा है, सेम ऐसा ही ट्रेंड ऑब्जर्व होता है आपका ऑक्साइड ऑफ एल्किलाइन अर्थ मेटल। एल्किलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड भी सेम इनके फ्लोराइडों जैसा ट्रेंड शो करते हैं। क्लोराइड और ब्रोमाइड में डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही होगा, लेकिन जो फर्स्ट मेंबर है लिथियम वाले वो डाउन चले जाएंगे। आयोडाइड में भी फर्स्ट मेंबर डाउन चला जाएगा, लेकिन सेकंड वाला भी अपने से एक प्लेस नीचे आ जाएगा, अपने से एक प्लेस नीचे आ जाएगा। तो इसलिए इस टाइप का ट्रेंड जो होगा वो फिर किसमें और होगा, सिमिलर ट्रेंड ऑब्जर्व फॉर फ्लोराइड ऑफ एल्किलाइन अर्थ मेटल। एल्किलाइन अर्थ मेटल में इसी टाइप का ट्रेंड आ जाएगा। अब रह गया हम दूसरा तरीका यूज करें भाई, फिर फेजेंस से किस किस को सोल्व करेंगे। तो केस सेकंड, तो केस सेकंड जो है वो आपको फेजेंस रूल से करना है, फ्रॉम फेजेंस रूल। और फेजेंस रूल में हमने क्या पढ़ा है कि जितना ज्यादा हमारा आयनिक कैरेक्टर आएगा, जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। और इसके एग्जाम्पल क्या लेंगे, मैंने क्या बताया था आपको, हैलाइड्स ऑफ, लेकिन हैलाइड कौन से होने चाहिए, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड, नॉट फ्लोराइड। फ्लोराइड तो ऊपर कर चुके आप, इसलिए फ्लोराइड इसमें नहीं आएंगे। हैलाइड्स ऑफ एल्किलाइन अर्थ मेटल, हैलाइड्स ऑफ एल्किलाइन अर्थ मेटल में तो इसका भी बेटा टेबल तैयार कर लो, एक तो सारा याद हो जाएगा, और वन लाइन में वैसे हो ही गया काम। तो कैसे कैसे होगा आपका, देखो आप एल्कली मेटल क्या लेना चाहते हो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम। यूज क्या करना चाहते हो, फ्लोराइड यूज नहीं करना, यहां पर सिर्फ किसके लिए अप्लाई करना है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो क्लोराइड ब्रोमाइड देखो, BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 और BaCl2। ब्रोमाइड ब्रोमीन वाले BeBr2, MgBr2, CaBr2, SrBr2, BaBr2। ऐसा ही आप आयोडाइड में कर सकते हो। तो आयोडाइड के अंदर करोगे BeI2, MgI2, CaI2, SrI2, BaI2। अब इसमें सिंपली आपने क्या फेजेंस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास लार्ज एनायन हो, एनायन सेम हो गए, तो जैसे जैसे कैटायन का साइज इंक्रीज होता जाएगा, कैटायन का साइज इंक्रीज होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा, कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएंगे, डाउन द ग्रुप यहां पर इंक्रीज होंगे। तो इन सब में किसी में भी अगर ऊपर से नीचे देखना है आपको, तो कैटायन साइज वो इंक्रीज हो रहा है,
कैटायन साइज इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब कोवलेंट कैरेक्टर, फेजेन बोलता है, कल पढ़ा हमने, कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा, कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे, विदाउट कोई एक्सेप्शन आपका ये केस हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि 3 केसेस तो ये हो गए, 2 इसके एक्सेप्शन हो गए, 3 और 2 5, 5 वाले ऊपर हो गए, 10 और 3 सबसे पहले ऊपर, तो 13 कैटेगरी आपने पूरी केमिस्ट्री के अंदर कर ली, और जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन फंसने के चांसेस रहते हैं अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो। मेल्टिंग पॉइंट से क्वेश्चन आता है। मेल्टिंग पॉइंट बेटा डिफरेंट थिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट थिंग। मेल्टिंग पॉइंट जिस तरीके से देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट उस तरीके से नहीं देखते। मेल्टिंग पॉइंट किससे देखते हैं? पैकिंग ऑफ पार्टिकल से। उन पार्टिकल को अलग कैसे करते हो आप? जितनी मॉलिक्यूल में सिमेट्री ज्यादा होगी उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप ऑर्गेनिक में भी देख सकते हो बेटा। ऑर्गेनिक का एक एग्जांपल है ना, वहां भी चल सकते हैं हम। अब वो तो अब हमारे पास क्रैश कोर्स है, टाइम बहुत कम है, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ज्यादा मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। तो वहां देखो आपने किया होगा कि जैसे आपके पास मान लो पेंटेन है, CH3 CH2 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 CH3, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, और नॉर्मल पेंटेन के बाद एक आइसोपेंटेन है, CH3 CH CH3 CH2 CH3, और एक नियोपेंटेन है, CH3 C CH3 CH3 CH3। ये क्या चीज आ गई मेरे पास? नियोपेंटेन ऑर्गेनिक में। और ये क्या चीज आ गई मेरे पास? आइसोपेंटेन। तो जनरली क्या होता है कि हम कहते हैं कि ब्रांचिंग इंक्रीज होती है तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं, बट ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, क्योंकि मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन सिमेट्री पर डिपेंड करता है। जिसका सिमेट्रिकल होगा, जो मोस्ट सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, उसी का आपका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब इस हिसाब से अगर जो रट्टे वाली बात होती है उससे करते हैं, या कुछ बुक्स में सिंपल चीज लिखी होती है विदाउट डेटा करते, तो हम कहते हैं कि जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होंगी उसका जो है ये आपका कम होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट। जिसकी ब्रांचिंग ज्यादा, तो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग तो इसमें है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। बट सबसे सिमेट्रिकल है, देखो चारों तरफ सिमेट्री है, इस मॉलिक्यूल के चारों तरफ CH3 ग्रुप हैं, तो ये मोस्ट सिमेट्रिकल है, मोस्ट सिमेट्रिकल। और जो मोस्ट सिमेट्रिकल होता है उसी का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है, मिनिमम नहीं होगा बेटा, इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा इन तीनों में। अगर इन तीनों में देखूं मैं तो सबसे कम इस नियो का आएगा। तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ही एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो हाईएस्ट थर्ड का आएगा। तो इट मींस मेल्टिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है वो डिपेंड्स ऑन सिमेट्री, पैकिंग पर, ऊपर लिख दिया था मैंने, डिपेंड्स ऑन सिमेट्री पर करेगा। क्लियर बेटा? कर लोगे मेल्टिंग पॉइंट वाला आप केस? सर फर्स्ट से ज्यादा सेकंड का होना चाहिए। फर्स्ट से नहीं, फर्स्ट से ज्यादा इसमें सिमेट्री थोड़ी ना, इसमें तो ब्रांचिंग है, इससे ज्यादा इसमें ब्रांचिंग है, इससे भी ज्यादा इसमें ब्रांचिंग है। तो होना क्या चाहिए था? सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए था, फिर इसका होना चाहिए था, फिर इसका होना चाहिए था। लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट क्यों आया? बिकॉज ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा हो गया थर्ड का। बाकी इससे इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है इसलिए इसका कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो सेकेंड, उससे ज्यादा फर्स्ट, और सबसे ज्यादा थर्ड। क्लियर? थर्ड को सबसे कम होना चाहिए था क्योंकि ब्रांचिंग सबसे ज्यादा है, लेकिन हो गया सबसे ज्यादा बिकॉज उसकी सिमेट्री आ गई, उस मॉलिक्यूल में सिमेट्री ज्यादा है इसलिए। इसी टाइप से एक आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बेटा वो बॉइलिंग पॉइंट क्रिएट करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिस्कस कर लेता हूं मैं। नेक्स्ट टॉपिक हम ले लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट का जो कंसेप्ट है, जनरली इन जनरल मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, स्पीसीज में अट्रैक्शन बिटवीन स्पीसीज, जितना स्पीसीज में अट्रैक्शन ज्यादा होगा बेटा उतना उन मॉलिक्यूल को अलग अलग करना डिफिकल्ट होगा और उनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। लेकिन अट्रैक्शन जो है वो बहुत सारे फैक्टर से देखे जाते हैं। अब अट्रैक्शन का तो एक फैक्टर है ही नहीं, जैसे अट्रैक्शन के डिफरेंट फैक्टर हैं। अट्रैक्शन के फैक्टर कैसे देखे जा सकते हैं? जैसे मान लो नॉन पोलर है मॉलिक्यूल, अगर हमारे पास नॉन पोलर, पोलरिटी नहीं है, नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में हम मोलर मास से देखते हैं। नॉन पोलर होगा तो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसके अट्रैक्शन ज्यादा होंगे और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन अगर नॉन पोलर और पोलर है
या पोलर पोलर है, नॉन पोलर और पोलर, तो उसके अंदर जिसमें पोलैरिटी ज्यादा होगी म्यू ज्यादा होगा, पोलैरिटी ज्यादा होगी प्लस माइनस ज्यादा होंगे तो एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, वो पोलैरिटी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाते हैं। किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है तो बहुत सारे फैक्टर हैं बेटा, सरफेस एरिया ज्यादा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, इसीलिए तो इनमें क्वेश्चन में कंफ्यूजन होते हैं। एक्चुअल कॉन्सेप्ट है अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए तभी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे। एक्सेप्शनल केस जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी आप देख सकते हो आप। जैसे मैं कुछ एग्जांपल शेयर करता हूं, तो जनरली आप मोलर मास देख सकते हो जब नॉन पोलर मोलिक्यूल हो, लेकिन अगर पोलर और नॉन पोलर हो तो पोलर मोलिक्यूलों में ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए तो उसमें फिर सबसे ही ज्यादा हो जाता है, एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं शेयर करता हूं इस केस में आपसे। सपोज बेटा मैंने एग्जांपल ले लिया, हाइड्राइड्स में बात करते हैं। हाइड्राइड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हाइड्राइड्स। जैसे कार्बन के हाइड्राइड हैं, जैसे CH4, कार्बन के नीचे कार्बन सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन, टिन लेड, नीचे वाले मेंबर। अब इस हाइड्राइड में सपोज मुझे बॉइलिंग पॉइंट चेक करने हैं, तो देखो सारे के सारे नॉन पोलर मोलिक्यूल हैं, कार्बन पर साइड एटम सारे सिमिलर, तो डाइपोल मोमेंट सबका सेम है, तो नॉन पोलर है। नॉन पोलर है तो मैं सीधा देख सकता हूं कि जिसका मोलर मास ज्यादा होता जाएगा, m इंक्रीज होता जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते जाएंगे। तो क्लियर है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट इधर से इधर जाओगे आपको इंक्रीज मिलेंगे। अब कार्बन से मैं देखो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूं आपको। कार्बन, कार्बन के आगे जो आता है वो क्या आता है, नाइट्रोजन आता है, तो नाइट्रोजन के हाइड्राइड लो, NH3, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी है। अब क्या है कि जनरल पॉइंट तो यही है कि मोलर मास जितना ज्यादा होता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता जाएगा, लेकिन इसमें क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो एक्सेप्शन आ गया। इसमें आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है तो ये जो आ जाता है वो नीचे प्लेस हो जाता है, फिर यहां आ जाता है, तो बाकी इस टाइप से आ जाएगा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसका बॉइलिंग पॉइंट डाउन हो गया। सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। मैं चेक करता हूँ बेटा, सभी को आवाज नहीं आ रही है या इसी बच्चे को आ रहा है प्रॉब्लम? बाकी बच्चे बताओ, फीडबैक दो। ठीक है सर, ठीक है। नहीं सर आ रही है? क्लियर आ रही है बस सर Clear आ आ गया। हाँ तो बेटा हो सकता है आप वाला कनेक्शन थोड़ा एक बार रीचेक कर। आ गई सर, आ गई। हाँ तो देखो अगर मेरे पास कार्बन के बाद मैंने हाइड्राइड किसका लिया, नाइट्रोजन वाला, तो नाइट्रोजन वाले केसेस के अंदर आप देखोगे तो नाइट्रोजन वाले केसेस में देखोगे तो आप देखो क्या आएगा, NH3, PS3, आर्सेनिक। अगर मोलर मास की बात करें तो मोलर मास तो ऊपर से नीचे इंक्रीज होता जा रहा है, मोलर मास ऊपर से नीचे इंक्रीज होता जा रहा है, इट मीन्स हमारा तो इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन आप देखोगे कि आपको एक्सेप्शन मिलने लग जाएगा। एक्सेप्शन कौन सा मिलने लग जाएगा, ये SbH3 से ऊपर अमोनिया आ जाएगा। इसका रीजन क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप ये एक्सेप्शन याद कर लोगे भाई, ऊपर से नीचे बॉइलिंग पॉइंट नहीं, गलत लगा दी ना, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज करना ना, इधर से इधर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन NH3 इधर आ जाएगा, तो यहां बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा, देखो PS3 का, फिर ASH3 का, और फिर NH3 का, फिर SHBH3 का। इसी टाइप से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बाद देखो हाइड्राइड आएगा H2O। अब देखो H2O तो यहां क्या करेंगे, ऑक्सीजन सल्फर, H2S सिलेनियम, टेलुरियम, तो यहां भी वही है, वाटर के अंदर अमोनिया से भी बेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बेस्ट आ गई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेस्ट आ गई तो H2O तो बिल्कुल नीचे चला जाएगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट दिखाएगा, इसलिए वाटर लिक्विड में भी आ जाता है, H2S गैस होती है। तो बाकियों में मोलर मास वाला कंसेप्ट लग गया, मोलर मास इंक्रीज हो रहा है H2S से H2S CH3, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने से H2O सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, तो ऊपर से नीचे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, HF, उसके हाइड्राइड देखो, HF, HCl, HBr, HI। अब यहां भी देखो ऊपर से नीचे मोलर मास इंक्रीज हो रहा है, बट हाइड्रोजन फ्लोरीन में तो वाटर से भी बेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है,
तो इसमें फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। अगर बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई फिर एक्सेप्शन शो करेगा, नीचे चला जाएगा। तो अब मैं इसका करूंगा HF का, तो बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे तो HCl से ज्यादा, HBr का, HBr से ज्यादा, HI का, लेकिन HF सबसे ज्यादा। तो इन जनरल आप पोलर मीडियम नॉन पोलर मोलिक्यूल जनरली होते हैं, या हम जनरली मोलर मास से डिफाइन कर सकते हैं, बट नॉट ऑलवेज। मोलर मास इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, बट ऐसा हमेशा नहीं है। कुछ और फैक्टर आ जाते हैं, जैसे पोलरिटी आ जाता है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है, तो आपको एक्सेप्शन याद करने होते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देखो। अब आप यू नो कि अगर मैं आपको ये एग्जांपल दे दूं BF3 और एक एग्जांपल दे दूं BCH3 का थ्राइस, BCH3 का थ्राइस। अब यहां पर क्या है कि मोलर मास तो BF3 का ज्यादा होगा, क्योंकि एक CH3 ग्रुप का टोटल वेट कितना आएगा, 12 और 3 15, लेकिन फ्लोरीन का मोलर मास कितना होता है, 19। तो इसका मोलर मास आपसे ज्यादा आएगा इसका, तो ये हाई मोलर मास है, हाई मोलर मास। इससे ये लेस मोलर मास है उसके कंपैरिजन में, और बहुत बराबर से ही है। बना के देखोगे ना, ये 19 है और ये 14 3 15 है, तो पर फ्लोरीन जो है वो कितने का फर्क पड़ रहा है, 3 या 4 का ही तो फर्क पड़ रहा है, लेस मोलर मास है। अब लेस मोलर मास है, हिसाब से क्या ज्यादा होना चाहिए था, जिसका मोलर मास ज्यादा है उसका ज्यादा होना चाहिए था। बट एक काम देखो, एक चीज देखो, मोलिक्यूल को जरा अट्रैक्शन चेक करना। जैसे यहां ये एक मोलिक्यूल है BF3 का और दूसरा मोलिक्यूल है BF3 का। हमें तो अल्टीमेटली जो BF3 के मोलिक्यूल हैं इनके बीच अट्रैक्शन को चेक करना है। अब यहां देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा फ्लोरीन पर, इसके फ्लोरीन पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। आप डायमेंशन थिंक कर सकते हो, देखो कहां तक सोचा जा सकता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेस क्लियर है, तो काफी क्वेश्चन हम निकाल लेते हैं। अगर BH3 के मोलिक्यूल देखूं तो B और CH3, एक मोलिक्यूल, और एक दूसरा मोलिक्यूल भी बनाना चाहो बना लो, क्या प्रॉब्लम। BCH3। अब मैंने क्या कर दिया, यहां पर BCH3 लिख दिया। अब देखो यहां जो होंगे बोरोन के साथ कार्बन है और यहां बोरोन के साथ फ्लोरीन है, तो कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो होगा तो सही बोरोन के कंपैरिजन में, लेकिन लेस नेगेटिव चार्ज होगा। तो इनके मोलिक्यूल में आप दो तरीके से सोच सकते हो। एक तो ये कि बोरोन के चारों तरफ फ्लोरीन है, बोरोन पे सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, और फ्लोरीन सिमिलर एटम है, तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो गए, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया। दूसरा ये देख सकते हो कि नेगेटिव और नेगेटिव, तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज है फ्लोरीन फ्लोरीन पर, तो यहां नेगेटिव नेगेटिव के बीच क्या आएगा, मोर रिपल्सन, मोर रिपल्सन। अब इसके कंपैरिजन में बेटा जरा इधर आना, यहां देखो बोरोन के चारों तरफ कार्बन तक तो ठीक था, लेकिन आगे हाइड्रोजन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले हैं। तो इसका मतलब अब ये मोलिक्यूल जो हुआ नॉन पोलर नहीं हुआ, कुछ ना कुछ पोलरिटी आएगी इसमें, पोलर हो गया, वो नॉन पोलर था, ये मोलिक्यूल नॉन पोलर था, और ये मोलिक्यूल कैसा आ गया मेरे पास, पोलर। और दूसरी चीज देख सकते हो कि कार्बन और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, वो लेस नेगेटिव चार्ज है। जितना चार्ज कम होगा, इधर चार्ज ज्यादा है दोनों साइड, तो ज्यादा रिपल्सन, इधर लेस रिपल्सन। तो दोनों ही फैक्टर से मैं बोल सकता हूं ना, लेस रिपल्सन मतलब इसके कंपैरिजन में मोर अट्रैक्शन। तो मोलर मास वाले कॉन्सेप्ट ने काम नहीं किया, अब पोलरिटी वाला कॉन्सेप्ट काम कर गया, सरफेस एरिया वाला कॉन्सेप्ट काम कर गया। इवन दोनों के मोलर मास में BF3 का मोलर मास ज्यादा था, लेकिन फिर भी रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, इसमें अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, तो इट मींस इसका लेस बॉइलिंग पॉइंट और इसका मोर बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको चेक करना होता है कि भाई हम कैसे चेक करें कि भाई कोई पोलरिटी वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लग गया। तो BF3, ऐसे ही आप सेम एग्जांपल क्या ले सकते हो, NF3, ये भी काफी अच्छा एग्जांपल है, सेम इसी कैटेगरी का। सेम इसी कैटेगरी का बेटा, अगर BF3 की जगह मैं क्या ले लूं, एक NF3 के मोलिक्यूल,
और एक ले लूं NCH3 थ्राइस, डाई मिथाइल एमीन ले लें, एक ऑर्गेनिक में चला गया, देखो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और एक में इनऑर्गेनिक में हूं NF3। तो अब मोलर मास तो क्लियर कट है, इसका मोर मोलर मास होगा। उस हिसाब से क्या होना चाहिए था, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होना चाहिए था। अब दूसरा रीजन देखो कि इसमें NF3 है और NF3 का हमने डाइपोल मोमेंट अप्रोक्स 0 किया था, डाइपोल मोमेंट अप्रोक्स 0, तो ये लेस पोलर हो गया, ये मोर पोलर है। और दूसरी बात, वो जो यहां कार्बन कार्बन के बीच इतना रिपल्सन नहीं होगा जितना फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच रिपल्सन होगा, इसलिए सेम कॉन्सेप्ट ऊपर वाला लगेगा। अगर एक जगह सेंट्रल एटम के साथ फ्लोरीन है और दूसरी जगह मिथाइल ग्रुप है, तो चाहे मोलर मास कम है मिथाइल ग्रुप वाले का, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, तो इससे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ऐसे एग्जांपल देख सकते हो आप, जैसे मैंने आपको दे दिया CO और दे दिया N2, CO और N2, देखो CO में प्लस माइनस बन जाएंगे, CO में प्लस माइनस, इसका मतलब ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया। अब इवन मोलर मास दोनों का बराबर है, देखो नाइट्रोजन का भी 28, CO का भी 28, लेकिन N2 जो है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा हो गया, पोलर वाले का, उनके मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट CO का ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ये प्रॉब्लम आता है आपका, जैसे मैंने दे दिया Br2 और IBr, ऐसे तो काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, कंपटीशन में इन जनरल मिलते रहते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है। Br और IBr, Br देखो नॉन पोलर हो गया, Br2 नॉन पोलर, IBr देखो, IBr में पोलरिटी आ जाएगी, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पोलर हो गया, तो पोलर पोलर मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, इसका मतलब IBr का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ऐसा एग्जांपल, एक काफी फेमस एग्जांपल है हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम तो नोबल गैस है, इवन मोलर मास इसका ज्यादा होगा, देखो। तो कितने अमेजिंग क्वेश्चन है, जो जितने मैं उठा रहा हूं, जितने भी, वो सब बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वही वाले प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो हीलियम है, हीलियम का मोलर मास 4 होता है और हाइड्रोजन का 2, लेकिन है तो नोबल गैस ना। यहां पर अकेला एटम है, यहां पर 2 एटम है, तो यहां पर जो एटम होगा वो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये तो नोबल है, किससे अट्रैक्शन रखेगा ही नहीं, तो इनके मॉलिक्यूल में ज्यादा अट्रैक्शन होता है, इसलिए इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, इवन मोलर मास कम है। हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट हीलियम से ज्यादा होता है। हाइड्रोजन में देखो फिर, जैसे H2 है, D2 है, T2 है, हाइड्रोजन वाले चैप्टर में चले जाओ, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। तो अब क्या है, जैसे जैसे आइसोटोपिक मास बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड को ब्रेक करना कम होता जाएगा, इसका मतलब जितना मोलर मास, अब फिर मोलर मास पे आ गया, एक जैसे आगे, तो इधर से इधर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएंगे। तो देयर आर मेनी फैक्टर। तो इन जनरल आप याद रख सकते हो कि जिसका मोलर मास ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर किसी में पोलरिटी आ गई तो पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखेगा। और दूसरी बात, अगर मान लो आपके पास क्या है कि मान लो दोनों मॉलिक्यूल का मोलर मास सेम है, तब भी पोलरिटी चेक कर लो, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो सबसे ज्यादा डेविएशन आएगा और उसके बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाएंगे। तो आप ऐसे बॉइलिंग पॉइंट वाले भी कुछ एग्जांपल जो इंपोर्टेंट एग्जाम, हाँ इवन ये देखो, ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल शेयर करता हूं, ये फिजिकल स्टेट पे चला गया सीधा। देखो मान लो मैंने आपको क्या दे दिया, NaCl, एक एग्जांपल दे दिया, और एक दे दिया मैंने ड्राई आइस, एक सपोज दे दिया मैंने SiO2, एक सपोज दे दिया डायमंड। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट वगैरह डिस्कस कर लिए मैंने, कार्बन का भी डायमंड फॉर्म। तो अब एक्चुअली तो मॉलिक्यूल को अलग अलग करने वाला पावर ही ढूंढना है ना। तो देखो ड्राई आइस क्या है, ड्राई आइस किसको बोलते हैं, सॉलिड CO2, सॉलिड CO मतलब सॉफ्ट सॉलिड है, तो ये हो गया सॉफ्ट सॉलिड। NaCl क्या है, ये हो गया आयनिक सॉलिड। SiO2 क्या है, नेटवर्किंग सॉलिड, नेटवर्किंग कोवलेंट सॉलिड, डायमंड जैसा होता है। और डायमंड तो जो नेचुरल मटेरियल है उस सब में नेटवर्किंग, 3D नेटवर्किंग
सॉलिड स्टेट में पढ़ते हो आप, 3D नेटवर्किंग कोवलेंट सॉलिड। अब ऐसे घुमा दिया उसने तो आपको कहीं से कहां ले गया जाकर के, देखो नेटवर्किंग कोवलेंट सॉलिड दे दिया। आपसे पूछ लिया इनके बॉइलिंग पॉइंट बताओ, तो अब क्या करोगे आप, अपना नॉलेज यूज करोगे बेटा। जो सॉफ्ट सॉलिड है वो जल्दी ब्रेक हो जाएंगे, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका। अब देखो NaCl और मिट्टी, NaCl देखो आप, NaCl को मेल्ट करके देखना आप, बहुत टेम्परेचर चाहिए। नमक को आप किसी स्टोव के ऊपर रख के देखना, इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होगा। और मिट्टी तो और भी नहीं होगी। SiO2 क्या होता है, सिलिका, मिट्टी। मिट्टी को तो बहुत हीट करोगे तब जाकर के कुछ वो मेल्ट हो सकता है। और डायमंड सबसे नेचुरल, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल के अंदर है। तो इसका मतलब इनके अगर बॉइलिंग पॉइंट मुझे बताने हो तो क्या होगा कि ड्राई आइस सबसे कम, मतलब यहां पर कोई मोलर मास वाला कॉन्सेप्ट ही काम नहीं आया, यहां तो फिजिकल स्टेट काम आई। उसके बाद NaCl, NaCl से ज्यादा सिलिका, Si2, उससे ज्यादा डायमंड। तो जब आप बॉइलिंग पॉइंट देखते हो तो बॉइलिंग पॉइंट में मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन देखने होते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट, यू नो, वी ऑलरेडी हैव स्टडीड इन मेल्टिंग पॉइंट वी हैव टू चेक द पैकिंग ऑफ क्रिस्टल, and in boiling point we have to check the attraction between the molecule। तो इस टाइप से आप बॉइलिंग पॉइंट वाले प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखना जा रहे हैं। अब इस पर प्रॉब्लम आती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। भाई कौन से वाले बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्पेशली ऑन बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग। हम कहते हैं ना ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, बॉन्ड बनता है। तो ओवरलैपिंग के बेसिस पर बॉन्ड स्ट्रेंथ हमको चेक करनी है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। देखो जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड प्योर ऑर्बिटल से बन सकता है, कोई भी बॉन्ड, उसको दो टाइप के बॉन्ड बना सकते हैं। कोई भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो वो ओवरलैपिंग से जो हो सकता है, ओवरलैपिंग ऑफ प्योर बॉन्ड, मतलब प्योर ऑर्बिटल। प्योर ऑर्बिटल कौन होते हैं, जैसे S ऑर्बिटल है या P ऑर्बिटल है, D ऑर्बिटल है, F ऑर्बिटल है, ये प्योर ऑर्बिटल। या फिर वो किससे बन सकता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, जैसे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा आपने। हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बेटा बहुत सारे पढ़ते हो, जैसे सपोज sp, sp2, sp3, ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल से बन सकता है। या फिर प्योर और हाइब्रिड ऑर्बिटल से भी बन सकता है, ओवरलैपिंग प्योर प्लस हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनसे भी बन सकता है। अगर हमारी बॉन्डिंग ओवरलैपिंग सिर्फ प्योर ऑर्बिटल वाली हो रही है तो इसके अंदर अगर आपको बॉन्डिंग चेक करना है प्योर ऑर्बिटल में बेटा, तो उसके लिए आपको चेक करना होगा डायरेक्शनल नेचर। सपोज सिर्फ प्योर ऑर्बिटल में देखना चाहते हैं तो इस केस के अंदर कैसे चेक करोगे, मोर द डायरेक्शनल नेचर, हायर द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, हायर द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। जितना डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होगा, डायरेक्शनल नेचर किसमें ज्यादा होता है, जिसमें ज्यादा लोब आती जाए, एक्सिस आते जाएं। तो देखो S से ज्यादा, इसका मतलब डायरेक्शनल नेचर किसमें होता है, S से ज्यादा डायरेक्शनल नेचर P में होता है, P से ज्यादा D में, D से ज्यादा F में। F वाले तो हम करते नहीं है क्योंकि सिलेबस में है नहीं, इतना अभी डिस्कवर हुए नहीं है बॉन्ड। लेकिन SPD वाले बॉन्ड तो देखते हो आप, वो मोर द डायरेक्शनल नेचर, हायर द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। तो ओवरलैपिंग एक्सटेंट क्या आएगा, अगर हमारे पास प्योर ऑर्बिटल है, ओवरलैपिंग एक्सटेंट, तो S ओवरलैपिंग से बेस्ट जो होगी वो SP होगी, और SP और से ज्यादा बेस्ट होगी, D के भी बहुत रेयर होते हैं, ज्यादातर S और P वाले एग्जांपल करते हैं हम, P होगी।
पी वो भी पीजेड वाली, क्योंकि पी एक्स और पी वाई से तो इन सबसे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, इससे भी सिग्मा बनेगा, इससे भी सिग्मा बनेगा, इससे भी सिग्मा बनेगा। पी एक्स और पी वाई जो है वो पाई बॉन्ड बनाएंगे, और पाई बॉन्ड सिग्मा से वीक होता है। तो पीजेड तो जिसमें ओवरलैपिंग एस 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 पी आएगी, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका बनेगा? जिसके अंदर डायरेक्शनल नेचर ज्यादा हो, इधर से इधर बॉन्ड का स्ट्रेंथ बेटा आपका इंक्रीज होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। और इससे भी बेस्ट अगर इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल कोई मिल गया, जैसे मैंने दे दिया आपको, मैंने कह दिया कि आपने यहां पर एस और एसपी ऑर्बिटल यूज कर लिया, एस और एसपी ऑर्बिटल, तो हाइब्रिड आ गया है देखो एक। तो हाइब्रिड में हमेशा ज्यादा स्ट्रेंथ होती है ओवरलैपिंग करने की, तो ये इससे भी स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल शेयर करता हूं आपसे। सपोज मैंने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखी, अगर किसी ने बॉन्ड बना, मतलब एटम सेम ही होना चाहिए। अब ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बनाया, फिर मैंने हाइड्रोजन और फ्लोरीन वाला बॉन्ड लिया, फिर लिया फ्लोरीन और फ्लोरीन वाला बॉन्ड, तो ओवरलैपिंग एक्सटेंड देखोगे आप, तो सेम एटम अगर अपना एस यूज करता है, पी यूज करता है या डी यूज करता है, उसके ऊपर बेस्ड आपने ये चीज यूज करनी है। अब मैं इसको यहां से कंपेयर नहीं कर सकता मैं इधर, क्योंकि ये दोनों तो फ्लोरीन है, ये एच एच है, ये एच एफ है। अगर मैं एच यहां कह दूं कि एच का एस और एच का एस, ये नहीं। अगर मैं कह दूं कि सेम एटम, जैसे फ्लोरीन का एस और फ्लोरीन का एस मिल रहा है, या फ्लोरीन का एस और फ्लोरीन का पी मिल रहा है, या फ्लोरीन का पी या फ्लोरीन का पी मिल रहा है, तब हम बना सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ सब में से किसकी होगी, ओवरलैपिंग। ये आपका बेस्ट कौन कर सकता है? मतलब इस एग्जांपल को नहीं कंसीडर कर सकते। कैसे एग्जांपल को? अब देखो मैं कंसीडर कर रहा हूं, मैं ले रहा हूं कार्बन और हाइड्रोजन ही। क्या ले रहा हूं? कार्बन एंड हाइड्रोजन। और दूसरी बार भी ले रहा हूं कार्बन और हाइड्रोजन ही। अब कंपेयर कर सकता हूं मैं, तीसरी बार भी ले रहा हूं कार्बन और हाइड्रोजन भी। अब इसमें क्या है, देखो हाइड्रोजन का हमेशा एस ऑर्बिटल, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो sp3 होगा, sp3 और s। इसमें कार्बन ही है, लेकिन ऑर्बिट जो ऑर्बिटल है वो sp2s हो गया। इसमें कार्बन है, sp और s हो गया। तो जितना डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होता जाएगा, तो s कैरेक्टर तो देखो सब में सेम। अब डायरेक्शनल नेचर p में ज्यादा होता है, तो यहां देखो p कितना आपके पास 50%, और यहां देखो p कितना आपका 75%। तो ये जो CH बॉन्ड होगा ये आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, sp3s वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो जब आपकी ओवरलैपिंग एक्सटेंड आपकी पूछ ले, और ओवरलैपिंग के एस 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 पी या पीपी, तो जितना पी कैरेक्टर ज्यादा आता जाएगा ओवरलैपिंग ज्यादा करते जाएंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया तो और ज्यादा कर देंगे। बट इसमें एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, यहाँ कंफ्यूजन यहां होता है कि अगर आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल ही आ जाएं, आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल ही दे दिए जाएं, ओवरलैपिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल की आ जाए, तो जितना आपके पास साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बड़ा होगा, साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बड़ा होता जाएगा। साइज बड़ा होगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी कम आएगी। स्टेबिलिटी कम मतलब उसकी जो ओवरलैपिंग एक्सटेंट है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, वो कम आएगी। तो यहां पर इससे बिल्कुल उल्टा हो गया। इसमें देखो जिसमें एस कैरेक्टर, जैसे एस एस है तो एस 50% है, यहां एस है, एस पी आ गया, तो एस एस ये तो 100% एस था, यहां 50% एस आ गया, यहां एस कैरेक्टर है ही नहीं, तो एस कैरेक्टर कम हो रहा है आपका। यहां पर आप बोलोगे एस कैरेक्टर कम हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, लेकिन इसमें उल्टा होगा। देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले केस में इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, सबसे बड़ा साइज किसका होगा? sp3 का। उससे छोटा साइज किसका होगा? sp2 का। और सबसे छोटा साइज sp का। तो जितने sp ज्यादा यूज होंगे, sp का साइज, इधर से इधर आओ आप, इधर से इधर साइज इंक्रीज हो रहा है, इधर साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इधर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। मतलब जितने ज्यादा sp बॉन्ड आएंगे उतनी ज्यादा आपकी ओवरलैपिंग एक्सटेंट इंक्रीज होगी। तो ओवरलैपिंग एक्सटेंट कैसे दे सकते हो आप?
ओवरलैपिंग एक्सटेंट कैसे दे सकता हूं इसका एग्जांपल? वी कैन से दैट अगर ओवरलैपिंग sp3 हो रही है तो उससे बेस्ट ओवरलैपिंग होगी sp3 sp2। उससे बेस्ट दोनों sp2 आ जाएं, उससे बेस्ट दोनों sp2 आ जाएं। इससे बेस्ट एक sp2 और एक sp आ जाए। साइज छोटा होता जाएगा तो स्टेबिलिटी आती जाएगी, साइज बड़ा ऑर्बिटल का तो इंस्टेबिलिटी, और इन सब में सबसे बेस्ट sp sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाए। इसका बेस्ट एग्जांपल कहां देखने को मिलता है बेटा अपने को? एल्केन में देखो, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच का बॉन्ड है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच का बॉन्ड है। मुझे इस सिग्मा बॉन्ड, जो बीच वाला सिग्मा बॉन्ड है, इसकी स्ट्रेंथ पता करनी है। तो कार्बन कार्बन का कौन से वाले बॉन्ड की ओवरलैपिंग बेस्ट होगी? तो इसमें देखो कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ओवरलैपिंग से जो बनेगा ये वो ओवरलैपिंग होगी बेटा sp3 लेकिन यहां देखो जो बनेगा 1 2 3 sp2 से, और यहां जो ट्रिपल बॉन्ड वाला बनेगा वो sp और sp से बनेगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बेस्ट किसकी आई? जिसमें sp sp ऑर्बिटल होगा। और सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो sp sp ऑर्बिटल जो सिग्मा है उसकी, मान लो सिग्मा ऑर्बिटल सारे ही हैं, सिग्मा बॉन्ड ये भी है, सिग्मा बॉन्ड ये भी है, सिग्मा बॉन्ड ये भी है, लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड जो ओवरलैपिंग से बना है sp से बना है, इसलिए छोटे साइज वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है, इसलिए ये आपका स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। एंड इट शुड बी कीप इन माइंड कि सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज वीकर देन डबल बॉन्ड। बट क्यों? एक हम क्या बोलते हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर डिफरेंट स्टेटमेंट। सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिग्मा बॉन्ड, हम ऐसा बोलते हैं ना। इन दोनों के मतलब बेटा बिल्कुल अलग अलग हैं, अच्छी तरह से समझ लेना। अगर मैं लिखता हूं सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन डबल बॉन्ड, एक तो बात ये लिख रहा हूं मैं, देखो सिंगल बॉन्ड वीक होते हैं डबल बॉन्ड से, और एक ये लिख रहा हूं पाई बॉन्ड इज वीक या वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। दोनों बातों के मतलब बिल्कुल अलग अलग हैं बेटा। जैसे अगर मैं ले लेता हूं एग्जांपल इथेन और इथीन का, एक एग्जांपल है मेरे पास इथेन, अनदर एग्जांपल ऑफ इथीन। इन इथेन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन इज प्रेजेंट एंड इन इथीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इज प्रेजेंट। अब हमें इन दोनों बॉन्ड से ये पूछा जाए कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये बेटा सिंगल बॉन्ड है, ये सिग्मा। यहां देखो सिग्मा भी है और पाई भी है। अगर मैं कंपैरिजन इन दोनों में करूंगा तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग सिग्मा और पाई बॉन्ड वीक। तो ये बात तो हुई, ये पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। लेकिन मैं सिंगल और डबल में कंपेयर करूंगा तो सिंगल में तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में सिग्मा भी है और पाई भी है। इसका मतलब ओवरऑल में इसमें करूंगा तो ये बॉन्ड टोटल, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल हो गया, तो ये बॉन्ड वीक क्योंकि ओनली सिग्मा है, और ये वाला बॉन्ड जो बीच वाला है ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्योंकि सिग्मा भी है प्लस पाई भी है। हाँ ये क्लियर है कि सिग्मा से सिग्मा स्ट्रॉन्ग है और पाई वीक है, दोनों का सम तो इससे ज्यादा ही आएगा, इसलिए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो दोनों का मीनिंग बहुत अलग है। सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा होता है, डबल में सिग्मा और उसके साथ पाई होते हैं। बट पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। अगर एक जगह पे सिग्मा और पाई रखे हुए हैं तो बिकॉज जो पाई होता है वो आपका साइड टू साइड ओवरलैप से बनता है, इसलिए वीक होता है और ये आपका स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस टाइप से आपको ओवरलैपिंग का स्पेशली ध्यान देखना है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं या आपके प्योर ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। इफ you are using the pure orbital, then more the p orbital या less the s orbital, more the bond strength. But in the case of hybrid orbital, you need to check the size of orbital
हायर द साइज ऑफ ऑर्बिटल वीकर द बॉन्ड, लोअर द साइज ऑफ ऑर्बिटल इट मींस जितने sp ऑर्बिटल ज्यादा होंगे उनकी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, उतना बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। और एट द लास्ट ऑफ बॉन्डिंग, मैं कुछ आपको स्पेशल केस बता रहा हूं, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। वैसे इसको बेंट रूल बोलते हैं, बट नो नीड टू नो द रूल इन डिटेल। मैं इसके एग्जांपल शेयर कर रहा हूं। इसमें आपको ऐसे ऐसे बॉन्ड लेंथ पूछ लिए जाते हैं जो सिंपली सीधे पता नहीं लगते। सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, Cl Cl Cl, और यहां एक एग्जांपल मैंने लिख दिया H, मतलब CH3Cl CHCl3 लिख दिया, क्लोरोफॉर्म CHCl3, और एक मैंने आपको लिख दिया CHFF। और ऐसे केसेस में बेटा मैंने आपको इस बॉन्ड की, ये वाला जो बॉन्ड है इसकी लेंथ पूछ ली कि भाई इस बॉन्ड लेंथ, सपोज ये x है, यहां की बॉन्ड लेंथ y है, तो हमें कैसा पता लगेगा कि कौन सी बॉन्ड लेंथ छोटी है और कौन सी बड़ी है। वैसे तो बेटा बड़ी स्टोरी है, बेंट रूल लगाते हैं, लेकिन मैं आपको सारी स्टोरी से हटा के सीधा क्वेश्चन सॉल्विंग बता रहा हूं कि अगर आप इस बॉन्ड को देखना चाहते हो तो दूसरे वाले एटम देखो जो अटैच है। अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर वो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो समझ लेना इस कार्बन पर बॉन्ड देख रहे हो, ये कार्बन इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा। मतलब जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसके पास लेस एस कैरेक्टर होता है, उसकी कैलकुलेशन करते हैं, और इधर मोर एस कैरेक्टर होता है, मोर एस कैरेक्टर। लेकिन यहां जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अभी हमारे पास। तो आपके पास यहां लेस है या मोर एस कैरेक्टर है, तो मोर एस का मतलब न्यूक्लियस अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, तो ये हाइड्रोजन उसकी तरफ ज्यादा चला जाएगा। तो सिंपली आप कह सकते हो, देखना इसको चाहते हो, आप जिस सेंटर एटम पर बॉन्ड देखना चाहते हो उससे दूसरी साइड चले जाओ, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ये इधर खींचता चला आएगा बॉन्ड, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कार्बन के पास खींचता चला आएगा। तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड जो होगा वो आपका शॉर्ट होगा और ये वाला बॉन्ड आपका लॉन्ग होगा। आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से चेक करना है। तो मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा, जो अगले वाला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो बॉन्ड लेंथ क्या आ जाएगी, x बड़ा आ जाएगा और y छोटा हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम भी आप सोल्व कर सकते हैं और इवन बॉन्ड एंगल भी सोल्व कर सकते हैं। सपोज मैं देखो आपसे थोड़ा ये वाला एग्जांपल एक डिस्कस कर लेता हूं, बॉन्ड एंगल भी। सपोज मैंने आपको ये दे दिया बेटा CH यहां दे दिया ClCl, ये बॉन्ड एंगल चेक करना चाहते हैं, ये एंगल चेक करना चाहते हो, और एक दे दिया मैंने CH, ये CH, कॉन्सेप्ट ऊपर वाला ही लगेगा बेटा, CH, और ये एंगल दे दिया, ये एंगल मैंने कह दिया x है, ये एंगल है y। तो मुझे ये बताना है कि इन दोनों में CH2Cl2 में ये एंगल जो है CH2 या CH2F में जो ये एंगल है y, इनमें छोटा या बड़ा कौन सा। तो वेरी सिंपल बेटा, देखो मैंने एक चीज बताई है, इसको भूल जाओ आप जो ये चीज देखना चाहते हो ये छोड़ दो। आप देखो इनका इफेक्ट, जो अटैच एटम है, इधर क्लोरीन अटैच है और इधर आपके पास फ्लोरीन अटैच है, और फ्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट बताया मैंने, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो H का बॉन्ड इस तरफ खींचेगा, इधर की बजाय इधर ज्यादा खींचेगा। जैसे ही खींचेगा ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो यहां पर रिपल्सन स्टार्ट होगा, रिपल्सन स्टार्ट होगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। लार्ज बॉन्ड एंगल, दो चीजें सीखी बेटा हमने क्या सीखा कि भाई अगर हमारे पास किसी बॉन्ड को देखना चाहते हैं, उसके अपोजिट साइड एटम को देख लो जो अटैच है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी वो बॉन्ड उतना छोटा होगा, और बॉन्ड जितने छोटे होंगे
बॉन्ड जितने छोटे होंगे, मतलब बॉन्ड छोटे होंगे तो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे तो रिपल्सन ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल कौन सा आएगा, एक्स से वाई यहाँ पर, या एक्स डैश वाई डैश कह देते हैं, तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो नेट रिजल्ट क्या लिख सकते हैं आप, नेट रिजल्ट, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ऐसा बेटा, तो नेट रिजल्ट क्या कह सकते हो आप, इफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, दूसरे वाले की साइड अदर एटम, देखना सी एच चाहते हो, अदर एटम देख रहे हो, इंक्रीज होगी तो बॉन्ड लेंथ ऑफ कंसीडर एटम डिक्रीज्ड एंड बॉन्ड एंगल इंक्रीज। आप अपोजिट साइड वाले इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर लो, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा चलती जाएगी, दूसरे अपोजिट साइड वाला एच उतना खिंचता चला जाएगा सेंट्रल एटम पर, बॉन्ड लेंथ छोटा होता जाएगा और बॉन्ड एंगल बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे जो कुछ एग्जांपल्स होते हैं उनको हम इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे ऐसे ही एक एग्जांपल ऐसे दिया जाता है आपको, एच ओ ओ एच, दिखने में बिल्कुल एक जैसे होंगे बेटा, एन ए ओ ओ एन ए, इन दोनों में इस बॉन्ड की लेंथ, बॉन्ड लेंथ ये सपोज है ए और ये बॉन्ड लेंथ है बी। तो बताओ इनमें बॉन्ड छोटी और बड़ी कैसी होगी। अब हमें ये कैसे कैलकुलेट करना है कि कैसा बॉन्ड छोटा होगा और कौन से वाला बॉन्ड बड़ा हो। तो कैसे चेक करोगे बेटा, अब देखो ये है एल्कली मेटल, ये इस पर एल्कली मेटल जो है वो पूरी तरह से कैटायनिक फॉर्म में रहते हैं, तो इसका मतलब ये पूरी तरह से नेगेटिव फॉर्म में रहेंगे। लेकिन ये है कोवलेंट बॉन्ड, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो इधर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, अभी थोड़ी देर पहले भी किया हमने। इस पर तो पूरा पूरा नेगेटिव चार्ज, अब पूरा पूरा नेगेटिव चार्ज है तो जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना रिपल्सन ज्यादा होगा, तो यहां मोर रिपल्सन, और यहां कंपेरेटिवली, इसके कंपेरेटिवली नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, रिपल्सन ज्यादा हो गया। यहां पार्शियल ले रहा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो कंपेरेटिवली ये रिपल्सन जो होगा वो आपका लेस रिपल्सन होगा। तो वी कैन से दैट ना, देखो कैसे कैसे मॉलिक्यूल से हम कैसे कैसे आंसर निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, ए से बी लंबा बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड लेंथ हाई हो जाएगी और ये लेस, जो कि दिखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आप कुछ केस, अगर रेयर केसेस में इस तरीके के प्रॉब्लम आते हैं, अगर आते हैं तो आप बना सकते हो, ऐसे केसेस में बना सकते हो, बट एक्सेप्शन ऑफ बेंट रूल कब कर सकते हो। एक्सेप्शन तो क्या है, इफ लार्ज साइज एटम प्रेजेंट, लार्ज साइज एटम प्रेजेंट। जैसे यही वाला एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे दूं बेटा, कि मैं आपको एग्जांपल इसमें दे देता हूं ओ से वाला, मैं कह देता हूं ओ Cl2, ओ Br2 और आई लगा दो। अब मैं इसका एंगल पूछता हूं, ये एक्स एंगल है सपोज, ये वाई है और ये जेड बताओ। तो आप सीधा साइज से करोगे, आप कोई बेंट रूल में जाने का जरूरत ही नहीं है आपको, सीधा साइज से। ये तो क्लियर है ना कि क्लोरीन से ब्रोमीन का साइज ज्यादा बड़ा है, ब्रोमीन से आयोडीन का साइज बड़ा है। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैटर नहीं करेगी, कैसे, हमने पढ़ा था ना एक VSEPR थ्योरी में कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, और साइड एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। तो उसके हिसाब से जो है हम क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन और आयोडीन आयोडीन में सीधा क्लियर कर सकते हैं कि यहां बड़ा साइज है तो मोर रिपल्सन होगा, मोर रिपल्सन। तो बॉन्ड एंगल एक्स से ज्यादा वाई और वाई से ज्यादा जेड, और प्रैक्टिकली रिजल्ट करेंगे तब भी हमारे पास ऐसा ही आएगा। तो साइड वाले, हमने सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमने पढ़ा था कि सेंटर से ज्यादा होती है और साइड वाले से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होती है, तो उससे भी मैच कर जाएगा ये एक्स वाई जेड। लेकिन बेंट के अकॉर्डिंग नहीं करेगा, बेंट के अकॉर्डिंग तो जितना एस कैरेक्टर कम होना चाहिए
तो बेंट रूल का एक्सेप्शन है, तो बेंट तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये साइज पूछा जा सकता है। तो OCl OBr OI2 में हम बॉन्ड एंगल ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेटा मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, अच्छे से तैयार करना है टेस्ट के लिए। जितनी चीजें बताई हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वैसे हम ब्रीफ में करते जा रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, ये सारी आपने तैयार करनी है। क्लियर बेटा? यस सर। ओके बेटा, देन सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट लेसन। जब भी आता है आपका कल या परसों, sir. फिर मैं इसका DPP भी डाल दूंगा, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस का वो आप कर लेना एग्जाम से पहले ना। गुड आफ्टरनून सर।